ऋषिकेश भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या मतलब है कि आपके दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि अट्रैक्ट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स थे और फिर वो फ्लो करना चालू कर दिए, उनमें एक्सपेंशन नहीं हुआ। पर यदि आपने दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा हुआ होएगा दोनों तरफ से, तो उसका फ्री हो पाना मुश्किल होगा। यदि मॉलिक्यूल अकेला इकलौता होगा, आजाद होगा, तो उसका फ्री हो पाना आसान होगा। वैसे बॉइलिंग के अंदर होगा, सॉल्युबिलिटी के अंदर भी है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स यदि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उनका सोल्यूबलाइजेशन, मतलब उन दोनों के बीच में जो भी कुछ हो रहा होगा वो बेटर हो पाएगा, तो उसको यदि सोल्यूबलाइजेशन बोलेंगे तो सोल्यूबलाइजेशन बेटर होएगा। वैसा है एसिडिक स्ट्रेंथ भी वैसी है कि भाई यदि आपने H देना है, एसिड का मतलब क्या होता है H+ देना। अब यदि आपने एसिड को ऐसा बोल रखा है कि H+ देने को अपन बोल रहे हैं कि वो एसिड है, आपने दो एसिड्स को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है एक दूसरे, मतलब एक H को दो ग्रुप्स में पकड़ के रखा हुआ है, तो उसको निकल पाना मुश्किल होगा। यदि एक ही मतलब बाहर किसी ने पकड़ रखा है तो बाहर लेके जाएगा ना वो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ एनहेंस हो जाएगी। ऋषिकेश भाई समझा? आ गया। चलिए जरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और देख लेते हैं, और एग्जांपल्स है हमारे पास। अगला एग्जांपल है हमारे पास मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अरे क्या मेरे मार्कर्स, सर बोल भाई। सर और सैलिसल्डिहाइड में जो COH रहेगा तो उसका जो H रहेगा वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या इंट्रामॉलिक्यूलर? किसका? सैलिसल्डिहाइड का COH में का H। हम्म। हाँ सर, तो वो भी क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्या? अरे भाई मतलब OH हाइड्रोजन के बॉन्ड जैसे। बनाने या तुम्हें न पता है दिक्कत क्या है। मैंने भाई सवाल तो सोच के पूछो या थ्योरी पढ़ के पूछो। हमने क्या बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो H है वो या तो F से या तो O से या तो N से या तो CN इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, राइट? मैंने हाँ सर। FON इनसे जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए क्या? नहीं सर। तो क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे बना सकते हैं? O के साथ। तेरे बाजू में किसी क्लास चल रही है? तेरा कोई छोटा भाई बहन भी है क्या? हाँ सर। ध्यान दे भाई। अगला है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड कैसा होता है? ऐसा C डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड OH H H। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी भाई, दोनों COH बहुत दूर है, ये सिर्फ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है। दूसरा, एक इसका एक और भाई होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ऐसा होता है, और ये है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। आपसे एक सवाल पूछना है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा तेज होगी, जिसका प्रोडक्ट स्टेबल होगा या जिसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा? बताइए। सर स्टेबल। स्टेबल वाला।
स्टेबल। बिल्कुल सही। यदि प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्टर होगी, यदि प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लोअर होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रिएक्शन करवाई। देखिए, हमने इन दोनों से H+ निकाला, इसने भी H+ दिया, इसने H+ दिया, ये बन गया C डबल बॉन्ड O-, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहां H यहां H, और साथ में H+। और एक तरफ इस मैलिक एसिड ने भी H+ दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, HC डबल बॉन्ड O C OH डबल बॉन्ड O, यहां पे ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे। ठीक है, हुआ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड ही है, पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड में यहां पे जो चीज आ रही है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड में जो अनायन है, अनायन और H जो अनायन बना है वो H हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। और यदि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? जैसा इसमें नहीं हो पाता। तो इवन तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें नहीं है, इसमें इंटरमोलिकुलर होगी, पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डू, मतलब ऐसा आ जाएगा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, कि डज इंट्रामोलिकुलर H bonding always decreases acidic strength। तो अब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे ट्रू फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं जिसके अंदर अपने को कमेंट करना होता है। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर दोनों हो गए। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, सब बातें की थी। यदि मैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर्स लिखूं तो क्या होता है, अभी इसको अपन आगे और समझेंगे, पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल लगना है इसलिए यहां करवा रहे हैं। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर मॉलिक्यूलर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जनरली ये होता है, मतलब यदि अपन डाउन द ग्रुप की यदि बात करते हैं, ध्यान देना, मेरे पास है HF, HCl, HBr, HI, तो अपन क्या बोलते हैं भाई, डाउन द ग्रुप, ऐसे डाउन द ग्रुप जा रहा है एसिड, डाउन द ग्रुप के अंदर ये अपन जो बातें कर रहे हैं, ये बातें अपन कर रहे हैं एसिड्स के लिए। ठीक है, डाउन द ग्रुप ऐसा जा रहा है, तो हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, HF से ज्यादा होगा HCl, HCl से ज्यादा होगा HBr, HBr से ज्यादा होगा HI। ये हमने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि जनरली ऐसा होता है, पर हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया HF नहीं, HCl, HBr, HI और सबसे ज्यादा HF। क्यों? क्योंकि इसके अंदर H बॉन्ड है। अब ऐसी ही ऑब्जर्वेशन अपन ने बाकी और चीजों में भी की, बाकी और चीजें मतलब H2O, मतलब इसमें H2S, H2S से ज्यादा H2AC, H2TE और सबसे ज्यादा H2O। H2O का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट मैक्स है, और ये मैक्स होने का रीजन सिर्फ एक है कि इसमें H बॉन्ड है। अमोनिया के केस में भी होता है, पर अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर होता है, इसीलिए भाई अमोनिया वाले केस के अंदर भी जो ऑब्जर्व ट्रेंड है,
मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो है PH3, ASH3, अमोनिया और SbH3। और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी ऐसा ही है, PH3, ASH3, अमोनिया, SbH3। तो इसमें क्योंकि वीकर इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसलिए एक लिमिट के आगे नहीं आ पाता। ठीक है यार, एक बार ये वाला ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट में नहीं है ऐसा। मेल्टिंग पॉइंट में तो ये यहाँ पे SbH3 है और फिर अमोनिया है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये तो ठीक है, परफेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट वाला। तो मेल्टिंग पॉइंट वाला एक बार को देख लेते हैं प्लीज। तो ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। कॉपी करिए, फिर आखिरी चीज पढ़ेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म। मतलब बिहेवियर ऑफ वाटर एंड बिहेवियर ऑफ HF पढ़ेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर वो F वाले एसिड का नाम क्या है? F वाले एसिड का नाम है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। नहीं सर, वो लेफ्ट टॉप में आपने लिखा है वो। फ्यूमेरिक एसिड। ओके सर, थैंक यू। ओके, मैंने आपको फोटो भेज दी है। सर बोलो। सर वो C ट्रिपल बॉन्ड C है फ्यूमेरिक एसिड में। डबल बॉन्ड। सर तो टोटल 6 बॉन्ड बना रहे क्या? भैया 6 बॉन्ड कैसे बनाएगा यार, थोड़ा तो सोच। सर वो CH और COOH के साथ वैसे दो दो बना। और बीच में 2 बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड तो बने, 6 कहाँ से बन गए? आजकल 2 और 2 4 हाँ होता है। सर, हाँ एज सर। पर एज पर लेटेस्ट मैथ्स 2 and 2 is 4। सर बोलो भाई। सर वो मैलिक एसिड नीचे C और C में डबल बॉन्ड रहेगा ना? मैलिक एसिड के अंदर भी है, मतलब वहां पर है वो डबल बॉन्ड ना, मैंने लिखना भूल गया हूँ। ठीक है सर।
कॉपी हो जाती है बताना है ना प्लीज, वेट कर रहा हूँ मैं।
ओके सबका कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। देवेज ऐसा कुछ नहीं है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट मॉलिक्यूल जितना मतलब जितना फ्री मॉलिक्यूल होगा उतना ही कम होता चला जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट पर जो इम्पैक्ट है वो कम आ रहा है एज कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट। और एक और चीज इसने शायद कहीं का कहीं पोस्ट कर दिया है, क्या नाम है आर्यन का, गैंग वॉर्स कहां पर हो रहे हैं? आर्यन तूने इसी ग्रुप के लिए इंटेंड किया है, गैंग वॉर्स कहां पे हो रहे? स्टेबिलिटी से एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी समझ। यदि स्टेबिलिटी आई इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है वो उसके प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब अनायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, और अनायन बनने की टेंडेंसी ज्यादा है तो फिर प्रोडक्ट भी बन जाएगा वैसा। ठीक है, भाई यदि प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो ज्यादा बनता है, तो यदि ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा तो इसका आता है H+ भी ज्यादा बनेगा, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब आखिरी टॉपिक है जो मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाना है और वो है चलिए वो है एनोमलस मतलब बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है समझिए। वाटर में एनोमलस बिहेवियर क्या क्या है? वाटर की डेंसिटी। भाई यूजुअली क्या होती है, यदि अपन यूजुअली बात करें तो यूजुअली डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन लिक्विड इज मोर देन गैस। पर वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता। वाटर में क्या होता है, वाटर में डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो है सबसे ज्यादा डेंस है लिक्विड, फिर है सॉलिड और फिर है गैस।
तो अब लिक्विड सॉलिड के अंदर ऐसा क्या हो रहा है वाटर में कि उसकी डेंसिटी बढ़ जा रही है, ये अपने को समझना होता है, और वो एक्सप्लेनेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। समझिए, इन सॉलिड्स, इन सॉलिड वाटर का नाम क्या होता है आजकल? आइस, बर्फ। इसमें क्या होता है? ओ ओ ओ ओ एच 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 एच। ये आइस के अंदर ऐसा एक 3 डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर। और ये वाला स्ट्रक्चर वेकेंट होता है, और ये स्ट्रक्चर बनता है फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इसकी शेप ऐसी इसलिए होती है क्योंकि भाई जो भी कोई लोन पेयर होगा वो ऐसे बेंट टी फॉर्मेट में होगा, इसलिए। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में ये जो कैविटी है, ये कैविटी वेकेंट है, ये कैविटी वेकेंट है, मतलब दिस वेकेंट कैविटी expands water and therefore decreases density। तो जैसे अपन इसको गर्म करना चालू करते हैं, as soon as water start melting, this cage starts breaking, and water molecules go inside the cavity and therefore decreases volume and therefore increases density। और ये चलता रहता है 4 डिग्री तक, मतलब दिस कंटिन्यूज टिल 4 डिग्री सेंटीग्रेड, and after 4 degree centigrade thermal expansion of water occurs, and therefore density decreases। तो इसके लिए ही जो वाटर की मैक्स डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पर होती है। हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब यदि कभी आप ऊपर आइस भी रखी हुई होगी ना, तो जो नीचे जो लिक्विड वाटर होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, क्योंकि वो सबसे नीचे पाया जाएगा, सब कुछ उसके ऊपर, सारी आइस उसके ऊपर फ्लोट करती है। तो ये होता है एनएमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसके अलावा है ना, आपको क्या क्या चीजें और पता होना चाहिए। एक होता है एचएफ स्ट्रक्चर। देखिए, या पहले H2O का ही देख लेते हैं। H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। ये 2 लोन पेयर होते हैं, तो इनके लिए H लीनियर होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए H लीनियर होना चाहिए। अरे क्या टेक्स्ट खेल रहा है कोई मुझसे? हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंट होना चाहिए, ये भी बेंट होना चाहिए, ये भी बेंट होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ बेंट होते हैं आपस में, तभी एक मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट कर पाता है। और ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एंड ये चीज तो क्लियर है, यदि अपन बॉन्ड लेंथ की बात करें, इस वाले बॉन्ड लेंथ को ए लिखें, इस वाले बॉन्ड लेंथ को बी लिखें, तो बॉन्ड लेंथ ए इज मच लार्जर देन बी, नॉट जस्ट लार्जर, क्योंकि ये एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड है और ये एच बॉन्ड है। ऐसा कुछ नहीं सर, यहाँ पे भी OH से बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर भी OH से बॉन्ड बनाना है, दोनों बॉन्ड बराबर होने चाहिए, ऐसा अजीब सी बात कुछ नहीं बोलना भाई। दोनों अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है HF का। देखिए HF के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, HF H
एफ एच एफ एच एफ, ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन का, सॉरी एच एफ का, सॉलिड एच एफ का, जिसके अंदर एच के लिए मॉलिक्यूल लीनियर है और एफ के लिए मॉलिक्यूल बेंट है। ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब ऐसे ऑप्शन में क्या दे रखा होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाता है एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ एच। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एफ के लिए लीनियर दे रखा है और एच के लिए बेंड दे रखा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये लोन पेयर से बना है और ये वाला 90, मतलब ये वाला एंगल होगा, ये 180 के ऊपर नहीं हो सकता है। अब वो एंगल कितना है क्या है, उससे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाली स्पीशीज इसलिए, मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। और फिर से वही बात, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बॉन्ड जो होगा वो लंबा होगा और जो नॉर्मल बॉन्ड होगा वो छोटा होगा। H2F minus is stable, quite stable in fact। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड। छोड़ो, जरूरत नहीं है। H2F प्लस था वो। प्लीज इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई, फिर अपन आगे और वीक फोर्सेस देखते हैं। दिया बेटा, क्या कह रहे हो? कि होप्स apparatus क्या होता है? हाँ, वो आइस के स्ट्रक्चर में एक और एच होगा जो मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो वो और केजेस के अंदर इन्वॉल्व होगा। वो इस पर्टिकुलर केज, जो केज अपन पढ़ रहे हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब वो कहाँ होगा, यहाँ पर वो एक और केज बना रहा होगा, वो इधर किसी और केज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यहाँ वो किसी और केज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, यहाँ वो किसी और केज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। ठीक है देवांग, क्लियर है? देवांग और देविज, आई होप से पैरेटस तूने बताया नहीं। और एक डॉग फाइट की चिंता मत क्या कर, यहाँ पे खूब होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर अलग अलग टाइप का, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एक अलग अलग टाइप का माहौल रहता है, रोज सुबह शाम दोपहर। सुबह लोग सूफियाना गाने गाते हैं, कभी कभी दोपहर में रोमांटिक गाने बजते रहते हैं। पता नहीं कैसे वो, जो वो पता नहीं कौन सी गाड़ियां घूमती हैं ऐसे। H2O इज ऑक्टागोनल का क्या मतलब है भाई देवांग? केज, मैं केज लाइक ही बोलते हैं, ऑक्टागोनल नहीं बोलते हैं।
यस यस देवा। या जनरली 4 होते हैं आर्यन, पर क्योंकि ये इंटरमोलिकुलर है तो हम लोग कभी भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं होते कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आपके पेपर में एक ही करेक्शन था ना 20th जिसको बोनस दिया है।
सबका कॉपी हो गया है, आगे बढ़े या किसी का बच्चा है अभी भी? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यदि सबका कॉपी हो गया तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपन हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म कर देते हैं और अपन आते हैं वीक फोर्सेस के अंदर। बिल्कुल सही, केज ब्रेक्स मतलब एच बॉन्ड ब्रेक्स, राइट। देखिए अब इसके बाद है बाकी के जो और वीक फोर्सेस हैं। वीक फोर्सेस के अंदर अपन अब पढ़ेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस और बाकी मतलब ये जो बाकी और फोर्सेस है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल डायपोल, ये सब पढ़ेंगे। सर बोलो भाई। सर हम एच बॉन्ड और कोवैलेंट का डिफरेंस पता नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जो बॉन्ड बड़ा होगा वो एच बॉन्ड है, जो छोटा होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो बीच में ठीक है थोड़े सर। ना है कि अपन जज नहीं कर सकते हैं, बीच में बिल्कुल नहीं। और ऐसा है कि यदि ऐसे जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो 1 पॉइंट या 1.2 एंगस्ट्रॉम का है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 25 एंगस्ट्रॉम का है। ऐसा कोई हल्का फुल्का डिफरेंस भी नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ग्रेट। अब अपन पढ़ते हैं वीक फोर्सेस। देखिए वीक फोर्सेस में हमारे पास क्या है। वीक फोर्सेस के अंदर वो वाले फोर्सेस आते हैं जिनको अपन क्या कैटेगरी बोलेंगे उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही होंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर मतलब बेसिकली अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन आप डायरेक्टली सिर्फ बॉन्ड देख के नहीं बता सकते हो, वैसा टाइप का है। समझा कुछ? देखिए इसके टाइप समझिए। बिल्कुल, वैन डर वाल फोर्सेस, वीक फोर्सेस, वीक बॉन्ड्स। इसमें सबसे पहला पहला है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक और नाम होता है और वो नाम है हमारे पास कीसम फोर्सेस। कीसम फोर्सेस। दूसरा होता है इसमें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। इसका हमारा नाम होता है डिबाई फोर्सेस। तीसरा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। ये होता है लंदन फोर्सेस। ठीक है, अब सबसे पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात करते हैं। देखिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल होंगे और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब समझिए, आपके पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, इसमें डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये पोलर मॉलिक्यूल है जैसे HCl होता है। ठीक है, और आपके पास एक और मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ए बी है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव है, और ये दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। ठीक है, मतलब इन अ डायपोल व्हेन positive pole attracts positive pole of one element, one compound,
attracts negative pole of another and vice versa, it is called dipole interaction. ठीक है, डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये हमारे पास दो टाइप का होता है, दो टाइप के अरेंजमेंट बनते हैं। पहला टाइप का अरेंजमेंट बनता है हेड टेल अरेंजमेंट। टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। कौन कौन से? पहला बनता है हेड टेल अरेंजमेंट। मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब H A B A B A B, ये वाला ऐसा एक लाइन में एक सीरियल नंबर में, ऐसा ये होता है हेड टेल अरेंजमेंट। एक ऐसा बनेगा, और जो दूसरा होता है वो होता है एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, आपके पास ए बी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होता है। इस चीज को बोलते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, की एक मॉलिक्यूल ऐसा गया है, एक मॉलिक्यूल ऐसा गया, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, और ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कराती है। इट इज लेस एफिशिएंट। अब ये किस में एप्लीकेबल है? ये वाला जो सिस्टम है नॉट एप्लीकेबल इन वेरिएबल साइज एटम मॉलिक्यूल्स। भाई मान लीजिए आपके पास ए इतना छोटा सा है और बी जो है वो इतना बड़ा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में ये वाला अरेंजमेंट हो जाए, तो समझना ये कैसा होगा, ए यहां पर होगा और बी इतना बड़ा होएगा। भाई सीधी ये और ये ऐसे फिट भी नहीं होगा, तो ये जो डिस्टेंस होती है, मतलब इस वाले के अंदर दिस डिस्टेंस इज टू लार्ज, therefore interaction is almost zero. इंट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये सब में लगता है, चाहे कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी ये इतना सा है, फिर यहाँ पे छोटा सा ए बड़ा सा बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला इंट्रैक्शन एप्लीकेबल इन ऑल, पर ये नॉट एप्लीकेबल टू नॉट एप्लीकेबल इन वेरिएबल साइज एटम मॉलिक्यूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? Are we clear on this? Yes. Yes. Great. कॉपी कर लीजिए, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थर्ड वीक फोर्स है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल।